हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके सर में। आज हम बताने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का यूनिट फर्स्ट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शायद आपके पेपर में 100% आ जाए। तो क्वेश्चन है मार्क्स का राज पर आलोचनात्मक सिद्धांत। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। राज के परंपरागत सिद्धांत का मानना है कि राज व्यक्ति और समाज के लिए अनिवार्य है। इसके बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास असंभव है। संपूर्ण समाज के विकास के लिए राज अनिवार्य संगठन है। राज के परंपरागत सिद्धांत के समर्थक प्राचीन यूनानी विचारक प्लेटो कहते हैं कि समाज में न्याय कायम करने हेतु राज अनिवार्य है। प्लेटो का राज न्याय से जुड़ा हुआ है और न्याय का अर्थ होता है समाज के वर्गों का स्वभावानुकूल कार्यों का संपादन, गैर वर्गों में हस्तक्षेप न करना। प्राचीन यूनानी विचारक एवं राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तु भी राज को उत्तम जीवन के लिए अनिवार्य मानते हैं। इस परंपरागत सिद्धांत के विपरीत कार्ल मार्क्स अपने राज से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। कार्ल मार्क्स राज को पूंजीवादी षड्यंत्र का हथियार मानते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि आधुनिक राज्य की कार्यपालिका बुजुर्गा समाज का संगठन है जो सरबराह के अहित और पूंजीपतियों के हित में काम करता है। राज्य का कार्य पक्षपातपूर्ण है। राज सरबराह की आवाज़ को दबाता है और राज्य के इस विषमता का पूर्ण कार्यों के कारण कार्ल मार्क्स के लिए राज एक स्वाभाविक समुदाय नहीं है, जैसा कि अरस्तु मानते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज का जन्म इतिहास की उस प्रक्रिया में होता है जब समाज दो विरोधी गुटों में बटा था जिसके हित कभी परस्पर विरोधी होते थे। दोनों गुटों के स्वार्थों में न कभी समन्वय हुआ और न होगा। कार्ल मार्क्स के राज संबंधित सिद्धांत को निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्ट किया जा सकता है। पूंजीपतियों के हित के लिए राज का शासन, ये पहला पॉइंट है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि राज्य अपने शासन का वर्ग पूंजीपतियों के हित में करता है। शासन द्वारा पूंजीपति निम्न वर्गों का शोषण करते हैं। राज एक ऐसी संस्था है जिसके आधार या माध्यम बनकर पूंजीपति को अतिरिक्त मूल्य हड़पने का सुनहरा मौका मिलता है। पूंजीपतियों के स्वार्थों की रक्षा के लिए राज पुलिस या सैनिक रखता है। राज की न्याय प्रणाली भी इस काम के लिए होती है। राज के श्रमिकों की दशा को सुधारने में कोई ध्यान नहीं देता है। राज द्वारा बनाए गए कानून पूंजीपतियों के हित में होते हैं। शासन द्वारा शोषण केवल निर्धन व्यक्तियों का किया जाता है और यदि निर्धन व्यक्ति इसका विरोध करते हैं तो राज उसे राजद्रोह की संज्ञा देकर श्रमिकों का दमन करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसका, राज वर्ग संघर्ष का कारण है। राज की उत्पत्ति वर्ग संघर्ष के कारण हुई है। राज हमेशा से ऐसे संगठन रहा है और भविष्य में भी रहेगा जिसमें एक आर्थिक पूंजीपति वर्ग होता है और दूसरा शोषित वर्ग होता है। पूंजीपति वर्ग श्रमिकों पर पूरा नियंत्रण रखता है और उनका शोषण करता है। लेनिन के शब्दों में राज का अस्तित्व यह सिद्ध करता है कि वर्ग संघर्ष विरोधों में कभी सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता है। तीसरा पॉइंट है इसका, राज पर श्रमिकों का अविश्वास। आज का पूंजीवादी राज मजदूरों के शोषण के लिए बन गया है, इसलिए श्रमिकों को उस पर विश्वास नहीं है। यदि वे राज पर आस्था रखते हैं तो उसका कार्य अर्थ होता है कि वे अपने आप को शोषक और अनैतिक वर्ग के प्रति आत्मसमर्पण करते हैं। चौथा पॉइंट है इसका, राज का दमनकारी स्वरूप। वर्ग भेद तथा वर्गों के विशेषाधिकार को राज अपने दमनकारी स्वरूप के कारण बनाए रखता है। राज न तो गरीब व्यक्ति के विकास में सहयोग देता है और न ही उसके हित को सफल करता है। श्रमिकों के द्वारा जब भी कोई हड़ताल अपनी वाजिब मांग के लिए की जाती है तो राज उन्हें राजद्रोह की संज्ञा देकर कुचलता है। पुलिस, सेना आदि के द्वारा राज अमीरों के हित में तथा
गरीबों के दमन में कार्य करता है। इस प्रकार राज्य के सभी कार्य दमनकारी है, न कि कल्याणकारी। उसके बाद 5वां पॉइंट है शोषण का अंत। राज्य श्रमिकों का शोषक और पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक है। श्रमिकों का शोषण करने के लिए पूंजीपतियों के विरुद्ध जब भी विद्रोह किया जाता है तो राज्य अपनी पूरी शक्ति एवं बल के द्वारा मजदूरों की इच्छा को कुचल देता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि शक्ति का विरोध शक्ति से करना चाहिए। राज्य को समाप्त करने के लिए क्रांति एवं हिंसा की आवश्यकता है। उसके बाद 6ठा पॉइंट है राजविहीन समाज। कार्ल मार्क्स अपने द्वंद्ववादी सिद्धांत के आधार पर कहते हैं कि आने वाले समाज का स्वरूप समाजवादी और वर्गविहीन होगा। इसलिए वह राजविहीन भी होगा, क्योंकि यदि राज नहीं रहेगा तो वर्ग भेद भी नहीं रहेगा। ऐतिहासिक भौतिकवादी व्यवस्था के अंतर्गत कार्ल मार्क्स ने बतलाया कि जब श्रमजीवी वर्ग की हिंसात्मक क्रांति की विजय होगी तो पूंजीवादी संस्था के रूप में राज नष्ट हो जाएगा और उसका राजनीतिक स्वरूप भी समाप्त हो जाएगा। 7वां पॉइंट है इसका बच्चों, संक्रांति काल की अवस्था। कार्ल मार्क्स अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहते हैं कि विश्व भर के मजदूरों एकजुट हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए जंजीरों के सिवा और कुछ नहीं है। जंजीर से तात्पर्य उस प्रणाली से है जो सरबराह वर्ग को पूंजीपति वर्ग से उत्पादन प्रक्रिया में बांध कर रखता है। फलतः संक्रांति काल में सरबराह वर्ग एकजुट होकर पूंजीपति वर्ग को समाप्त कर देगा। उसके बाद 8वां पॉइंट है तानाशाही शासन। संक्रांति काल की अवस्था में राज्य पर श्रमिकों का अधिनायक तत्व रहेगा तथा श्रमिक पूंजीपति तत्वों का पूर्णतः विनाश करेंगे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हो सकता है कि पूंजीपति अपनी छीनी हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न करे। केंद्रीकृत शासन 9वां पॉइंट है इसका। पूंजीपतियों के हार को पूर्ण बनाए रखने के लिए तथा बाहरी और भीतरी शत्रुओं को नष्ट करने के लिए श्रमजीवी वर्ग का अपना केंद्रीकृत शासन होगा। श्रमजीवी वर्ग का एक दल होगा जिसकी नवीन व्यवस्थापिका होगी। इसी तरह श्रमजीवी दल की न्यायपालिका, पुलिस, सैनिक शक्ति आदि व्यवस्थाएं भी सर्वथा नवीन होगी। उसके बाद 10वां पॉइंट है इसका बच्चों, पूंजीवादी लोकतंत्र का विरोध। कार्ल मार्क्स कहते हैं जब उत्पादन की प्रणाली पूंजीवादी आधार पर कायम रहती है, अर्थात भूमि एवं उत्पादन के साधनों पर मुट्ठी भर लोगों का जब तक स्वामित्व रहेगा तब तक जनतंत्र नाम की कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। लोकतंत्र का अस्तित्व उसी समाज में हो सकता है जहां वर्ग संघर्ष ना हो, अर्थात साम्यवादी राज्य हो। 11वां पॉइंट है बच्चों इसका, राजविहीनता। सरबराह वर्ग के नेतृत्व में बनी सरकार के वर्ग संघर्ष का अंत हो जाएगा तथा राज और सरकार समाप्त हो जाएगी। राजविहीन समाज में प्रत्येक व्यक्ति का न सिर्फ स्वतंत्र विकास होगा बल्कि उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिपत्य भी कायम होगा। पहले की व्यवस्था में सरबराह शोषित था, पर इस व्यवस्था में सभी की बराबरी होगी, न कोई वर्ग होगा और न ही कोई भेद होगा। समाज राजविहीन एवं वर्गविहीन होगा। सभी लोगों में समानता और केवल समानता होगी। जब समाज में कोई वर्ग नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता नहीं होगी, अतः राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब राज्य विषयक सिद्धांत की आलोचना। कार्ल मार्क्स के द्वारा राज्यविहीन तथा वर्गविहीन समाज की बात कही गई है, उसकी आलोचना की जाती रही है। कार्ल मार्क्स राज्य को दमनकारी और शोषणकारी तंत्र मानते हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि राज्य का स्वरूप शोषणकारी या दमनकारी न होकर कल्याणकारी है। राज्य में किसी वर्ग विशेष की प्रधानता न होकर सामान्य जनता की प्रधानता होती है। राज्य के लिए सभी वर्ग समान हैं। राज्य के इतिहास के अध्ययन से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि राज्य किसी वर्ग विशेष के हाथ का खिलौना नहीं रहा है, न किसी वर्ग विशेष का शोषण करता है। कार्ल मार्क्स के द्वारा जो अब उदाहरण दिए गए वे अवसाद स्वरूप है और अपवाद को लेकर चला नहीं जा सकता है। अगर राज्य के इतिहास का अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि उसी राज्य ने स्थायी अस्तित्व बनाए रखा है जो आम जनता के कल्याण में काम करता है।
कार्ल मार्क्स की क्रांति संबंधी अवधारणा जिसे वे राज्य के लिए अस्तित्व व परिवर्तन के लिए आवश्यक मानते हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि बिना क्रांति के संसार में परिवर्तन हो रहे हैं। केरल और पश्चिम बंगाल में लोकतंत्रीय पद्धति के द्वारा साम्यवाद की स्थापना हुई। कार्ल मार्क्स पूंजीवाद के स्थान पर समाजवाद की स्थापना क्रांति के द्वारा करके पूंजीपतियों को खत्म करना चाहते हैं। यह सत्य है कि किसी स्वेच्छाधारी राज्य द्वारा संसद, नागरिक सेवा, सेना, पुलिस को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन जहां लोकतंत्र की जड़ें काफ़ी गहरी रूप से जमी हो वहां यह संभव नहीं है। तीसरा पॉइंट है, आज के लोक कल्याणकारी राज्य का कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए सिद्धांत लागू नहीं होते। चौथा पॉइंट है, आलोचकों का कहना है कि कार्ल मार्क्स रोगग्रस्त राज्य का अध्ययन करते हैं। उनका कहना है कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है। वे राज्य के सर्वोत्तम रूप का वर्णन नहीं करते हैं। वे प्राचीन मध्यकालीन राजाओं को एक आर्थिक वर्ग का प्रतिनिधि मानकर ही अपना सिद्धांत देते हैं और बताते हैं कि मध्यकालीन राजाओं ने जानबूझकर अपने पूर्व के हित को साधन में लगे थे। किंतु कार्ल मार्क्स का यह कहना गलत है कि दुनिया में कई राजा ऐसे हुए हैं जो अपनी उदारता एवं संपूर्ण समाज की भलाई के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उसके बाद बच्चों निष्कर्ष लिख सकते हैं आप यहाँ से। कार्ल मार्क्स के राज्य संबंधी सिद्धांत का निष्कर्ष से यह कहा जा सकता है कि उनका राज्य संबंधी सिद्धांत प्रासंगिक है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि राज्य वर्ग विशेष के हित में काम करता है। वह भी सही है कि इतिहास इस बात पर गवाह है कि राज्य उसी के पक्ष में काम करता है जो अपनी बागडोर थामे रहता है। राजतंत्र में निरंकुशता एवं राजशाही राज्य की विशेषताएं थी। आज का तथाकथित प्रजातंत्र कहे जाने वाली व्यवस्था में राज्य के सिद्धांत एवं व्यवहार से अलग अलग कार्यों का संपादन किया है और सिद्धांत में कानून की समानता, अवसर की समानता, तमाम लोगों के कल्याण की बात करता है, लेकिन व्यवहार में ठीक इसके विपरीत करता है। अमीर एवं गरीब के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं करता है। राज्य अपनी पुलिस का डंडा चलवाता है तो केवल गरीबों पर। आलोचक इस बात का जवाब नहीं दे सकते हैं कि न्याय का समानता कहाँ है। पूंजीवादी समाज में न्याय बिकता है। आज यहाँ दिखता है कि अमीरों को बड़े से बड़े अपराध पर सजा के नाम पर नाम मात्र के अर्धदंड लगा दिए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ गरीबों के साथ कड़ाई से पेश आया जाता है। इस बात से स्पष्ट है कि कार्ल मार्क्स के राज्य संबंधी सिद्धांत प्रासंगिक है। आलोचकों ने जो कहा है वह मात्र आलोचना तक ही सीमित है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। कार्ल मार्क्स का यह कहना है कि एक दिन ऐसी व्यवस्था आएगी जब राज्य का अस्तित्व नहीं होगा। आज अप्रासंगिक ही दिखता है। तो बच्चों यहाँ से ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।